नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुलेटिन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बात करने वाले हैं जेपी पावर के ऊपर। कंप्लीट लर्निंग और एजुकेशनल एनालिसिस होगा। इस वीडियो का आप लर्निंग, एजुकेशन या इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए ही आगे कंटिन्यू करिए। कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। बात करेंगे जेपी पावर के ऊपर, तो जेपी पावर रिसेंट में हमें एक मोमेंटम में आता हुआ दिखा है। मेरी ड्यूटी है मैं आपके साथ इसका अपडेट शेयर करूं, क्योंकि हमने जब ये 8 के आसपास था तब भी इसकी बात करी थी, फिर जब ये 20 के आसपास था तब भी बात करी, और आज जब ये थोड़ा ऊपर है तो भी मैं इसकी आपके साथ बात करना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो और कुछ एक न्यूज भी आ रही है जो इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमें देखना होगा। रीसेंट रैली का रीजन क्या है वो समझना होगा। बिजनेस मॉडल क्या है, पैसे कैसे कमाती है कंपनी, और इसका एनालिसिस क्या है जिससे हम कुछ सीख सके या समझ सके, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहां पे जेपी पावर के रिसर्च के ऊपर कि ये कंपनी करती क्या है, किस तरीके से पैसा कमाती है और रीसेंट में इसमें मूव क्यों आए। तो यहां पे हम देखते हैं। सबसे पहले यहां चलिए, इसको जरा आप एक बार नोट करिए। यहां देखिए भाई, ये कंपनी क्या है, ये पार्ट ऑफ है जेपी ग्रुप। जेपी ग्रुप कौन सा, वो जेपी एसोसिएट वाला वो ग्रुप है। इट ऑपरेट्स इन द पावर जनरेशन बिजनेस। तो पावर जनरेशन का बिजनेस है, आपको पता होना चाहिए। वाया थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, ये दो टाइप के प्लांट से पावर जनरेशन बिजनेस करती है। आइए आगे, बिजनेस मॉडल और सेगमेंट क्या है भाई, हमें समझ ही आ गया कि थर्मल और हाइड्रो पावर का जो है वो काम करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का। इसके अलावा इसके ऑपरेशंस थे कैप्टिव कोल माइनिंग में, सीमेंट ग्राइंडिंग में। ऑल्दो यहाँ पे सैंड माइनिंग का जो बिजनेस था वो हटा दिया, और सीमेंट का भी इन्होंने रिसेंट में जो है वो प्लांट बेचा था। इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। सेक्टर व्यू एनालिसिस, इंडियाज पावर सेक्टर इज एक्सपीरियंसिंग ए ट्रांजिशन विद हायर डिमांड फ्रॉम द रिन्यूएबल एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। तो भाई पावर का जो सेक्टर है उसकी डिमांड तो आगे आने वाले टाइम पे है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और जेपी पावर बेनिफिट फ्रॉम द स्टडी पावर डिमांड बट फेसेस रिस्क फ्रॉम द कोल प्राइसेस, वो इसका एक रिस्क फैक्टर है। रेगुलेशंस है बहुत ज्यादा है, वो रिस्क फैक्टर है। और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज है, ये कंपनी उतना यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है जो हमें पता होना चाहिए। आगे चलिए, रिवेन्यू ब्रेकअप एंड क्लाइंट इन्फो ये हम बाद में देखेंगे, अभी मैं नहीं देखता हूं, यहां पर हम बाद में बात करेंगे इसकी। यहां पे आइए, डेट पोजीशंस, इसको जरा समझ लीजिए। कंपनी अपना डेट जो है वो धीरे धीरे घटा रही है, ये भी मैं आपको बैलेंस शीट पे बाद में दिखाऊंगा। डेट रिड्यूस हो रहा है, नेट डेट इज डाउन टू 3000 करोड़ ओनली, जो कि पहले बहुत ज्यादा था, इंडिकेटिंग बेटर कैश फ्लो एंड फिजिकल डिसिप्लिन। अब आप यहां पे देखिए, वैल्यूएशन मैट्रिक, पी रेशियो लगभग 20 का है, पीबी रेशियो लगभग 1.4, प्राइस टू सेल्स 1.8 की है। और यहां पे हम आरओई और आरओई को देखें तो देखें 9.6 से 13 की हो गई है 5 साल के अंदर। आइए आगे, ऑर्डर बुक और कैपेक्स, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन यहां पे है नहीं इसके बारे में। कैपेक्स ये कर भी नहीं सकती क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी लोन इतना है कि कैपेक्स के लिए लोन देना पड़ेगा, वो नहीं लेगी ये वाली कंपनी। रिसेंट न्यूज क्या है भाई, Q4 का जो पैट था वो डाउन आया था ईयर ऑन ईयर इतना। डेट रिड्यूस करें कंपनी ने, वो बढ़िया बात है। अब ये क्या है, स्पेकुलेशन अराउंड अडानी ग्रुप एक्वायरिंग जेपी एसोसिएट। अब ये क्या है ये समझो, मेन के लिए है। जो गौतम भाई है हमारे, गौतम भाई अडानी, वो एक्वायर करना चाह रहे हैं जेपी एसोसिएट को। तो जेपी एसोसिएट का जेपी पावर से क्या कनेक्शन हुआ, कनेक्शन ये हुआ कि जेपी एसोसिएट जेपी पावर में 24% की होल्डिंग रखती है। किसकी भाई, जेपी एसोसिएट का बेटा है जेपी पावर, ऐसा मानो। जेपी एसोसिएट का बेटा कौन है, जेपी पावर। अडानी कह रही है मैं इसको खरीद लूंगी, तो ऑटोमेटिक बेटा तो आ ही गया ना, जब पिताजी को खरीद लिया तो बेटा तो आ ही गया। तो ये अडानी ऐसा कह रहे हैं कि हम जेपी एसोसिएट को खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक हमें 24% की स्टेक इससे मिल जाएगी। ऐसे स्पेकुलेशन है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, उसी की वजह से स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि टेक्निकल ब्रेकआउट हो गया, टेक्निकल प्लेयर भी आ गए, न्यूज का सपोर्ट था ही, वो एक ब्रेकआउट होकर स्टॉक में मूव देखने को मिल गया। ये था उसके पीछे का रीजन, टेक्निकल ब्रेकआउट एंड स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट, क्योंकि अडानी का नाम आया तो जुड़ जाता है। आइए, रीजन फॉर रैली एंड फॉल इन स्टॉक, डेट रिडक्शन हुआ है, ये अच्छा बात था, और इंप्रूव फाइनेंशियल हुए थे। मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ अडानी ग्रुप इनडायरेक्ट एंट्री वाया जेपी एसोसिएट, डायरेक्ट एंट्री नहीं, इनडायरेक्ट है, ओके। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप थे, वो भी था। वीकनेस क्यों थी भाई, डिसकंटिन्यूड सेगमेंट, एक सैंड माइनिंग का था जो इन्होंने हटाया। हाई डेट है, प्रमोटर की प्लेजिंग ज्यादा है, इसलिए इसमें पहले भी फॉल आई थी। अब ये रीजन मैं कुछ भी दे दूं यहाँ पे, एक्चुअल रीजन जो है वो प्राइस एक्शन है, वो आप चार्ट पे भी बात कर सकते हैं। मैनेजमेंट गवर्नेंस, अब इसको देख लीजिए। गवर्नेंस कंसर्न्स रिमेन ड्यू टू हाई प्लेजिंग, ऑल्दो रीसेंट इंप्रूवमेंट्स आर नोटेड। प्लेज बहुत ज्यादा है, ये हमें नोट करना होगा। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 24%, विद 79% ऑफ द शेयर्स प्लेज, ये हमें ध्यान होना चाहिए। अब स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग जनरेशन कैपेसिटी है, ये इसकी एक स्ट्रेंथ है। इंप्रूव फाइनेंशियल हो रहे हैं और लो हो रहे हैं डेट, ये भी एक स्ट्रेंथ मानी जाएगी। वीकनेस क्या है, प्रमोटर की प्लेज है भाई। और प्रॉफिट वॉलेटिलिटी है, डिपेंड करती है बहुत ज्यादा फ्यू क्लाइंट्स के ऊपर, वो हमें ध्यान रखना होगा। और इसके ऊपर देखो रेगुलेशंस भी बहुत ज्यादा हैं। आगे समझो, अपॉर्चुनिटी क्या है भी, अडानी अगर एक्वायर करता है तो अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है। और डिमांड फॉर पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी हमें पता होना चाहिए। थ्रेट्स क्या है, ये क्या है, रेगुलेटरी रिस्क यहाँ पे ज्यादा होगा। कॉल प्राइसिंग की वॉलेटिलिटी है। प्रमोटर ग्रुप फाइनेंशियल इशू, जो प्रमोटर ग्रुप है जेपी एसोसिएट, वो पहले से बदनाम ग्रुप है, उन्होंने बहुत लोगों के पैसे डुबाए हैं, इसलिए ये चीज भी हमारे ध्यान में होनी चाहिए। एक बार जरा यहाँ पे फंडामेंटल्स को समझो, इधर आपके पास पिक्चर और क्लियर होगी। इसको मैं जूम करता हूं,
इसको जरा आप ध्यान से देखो, यहां पर अब इंपॉर्टेंट चीजें नोट करो भाई। बिजनेस समझा दिया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। अब ये देखो मार्केट कैप अब हो गई 17,000 करोड़ की, क्योंकि प्राइस गिरा है थोड़ा सा, और पी रेशियो 21 के आसपास का है। आरओसी और आरओई आपके सामने चल रही है, बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, दैट इज गुड थिंग। जब मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर किया था 8 रुपए के आसपास, तब इसकी बुक वैल्यू थी उस टाइम पे 12 या 14 रुपए की, जब हमने शेयर किया था। प्रोमोटर होल्डिंग अभी 24% है, डेट कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत है, और प्रोमोटर की अनप्लेज होल्डिंग आपके सामने है। प्रॉफिट की ग्रोथ खराब रही है, मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक कह सकते हैं, पीजी रेशियो ठीक ठाक कह सकते हैं, फ्री कैश फ्लो गुड थिंग, ये अच्छा माना जाएगा। अब आइए जरा यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री की पी क्या है, तो इंडस्ट्री की पी 41 है, तो इंडस्ट्री पी से तो नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ये पता होना चाहिए। लेकिन इंडस्ट्री में सारे प्लेयर के ऊपर इतने डेट भी नहीं है, और अगर किसी के ऊपर है तो वो टाटा अडानी, उनके नाम के आगे वो लगा हुआ है, जेपी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए यहाँ पर समझिए जरा इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। सो दिस इज जेपी पावर, 25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, एंड इंट्रिंसिक वैल्यू 23 रुपए के आसपास है, ये अच्छी चीज है। यही इंट्रिंसिक वैल्यू आज से कुछ समय पहले 17-18 रुपए के आसपास थी, लेकिन फिर इसके प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती है। आगे चलिए यहां पर, अब ये हमें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज होगी, और इसको आपको ध्यान से देखना भी है कि यहां हो क्या रहा है। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है प्रॉफिट्स में, ध्यान रखना। मार्च का रिजल्ट हमारे सामने है 1340 करोड़ का, और उससे पहले था 1515 करोड़ के रिवेन्यू। 48% मार्जिन से आप मार्जिन टूट गए, और आपके नेट प्रॉफिट्स भी काफी टूटे थे। मार्केट उसकी पनिशमेंट आपको दे चुका है, ऑलमोस्ट आप 50% करेक्ट हो चुके थे रिसेंट स्विंग आई से, तो ऐसा माना जाता है कि वो पनिशमेंट हो चुकी थी। यहां पर आप देखेंगे प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहे थे, पहली बार यहां पे प्रॉफिट सही आए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जून का रिजल्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या इसमें फंडामेंटली कोई इंप्रूवमेंट होने की वजह से कुछ ऐसा हुआ है कि रिसेंट में एक्शन आया है? नहीं। देखो पेनी तो पेनी ही है, आप चाहे उसको कितना भी एक्सक्यूज दे लो, कितने भी रीजंस ले आओ, अडानी ग्रुप के इंटरेस्ट की वजह से यहां पे हुआ है। प्लस टेक्निकल सेटअप्स अच्छे थे, ऑलरेडी बीटन डाउन स्टॉक था, तो सब कुछ चीजें साथ में मिली, तो ओवरसोल्ड था, इस वजह से यहां पे थोड़ा सा मूवमेंट आपको देखने को मिला है। बट ये मत सोचिएगा कोई फंडामेंटली लंबे चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस 2020-21 में हुए थे। अभी ऐसा कोई रीसेंट चेंज नहीं है, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, कोई फंडामेंटल ऑपरेशनल एफिशिएंसी का ऐसा चेंज नहीं हुआ। अडानी ग्रुप आता है, वो एक स्पेकुलेशन है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत चीजें बदल सकती है, इसलिए इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट आते हैं। मैं सिंपल बात जो है वो आपको समझा रहा हूं। इसको अगर आप और भी पीछे देखना चाहें तो आप ध्यान से देखिए, ये आपके पास टोटल इसकी जो है वो सेल है। अब इसमें देखिए यहाँ पे दिसंबर 23 के अंदर कितना अच्छा डाटा था, और दिसंबर 23 के अंदर प्रॉफिट्स देखिए, मार्जिन ये थे, और उसके बाद में क्या होता है देखो, अदर इनकम में यहाँ पे माइनस थी। इंटरेस्ट इसके ऊपर अच्छा खासा लग रहा था, वो इंटरेस्ट अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये अपना लोन जो वो कम कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन तो लगेगा वैसे का वैसे ही। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 299 करोड़ थे, और उसके बाद में नेट प्रॉफिट ये था। मुझे जो ये नेट प्रॉफिट है ये अच्छा लगा, और उसके बाद ये नेट प्रॉफिट अच्छा था। यहां तो इनके ओपीएम्स बढ़ गए, आप ऐसा कह सकते हो कि उसका इन्होंने बेनिफिट ले लिया था, बहुत से रीजन थे उसके। अगर हम उन इन डेप्थ एनालिसिस में जाएंगे तो हम आगे चीजें नहीं देख पाएंगे, बट ये अबनॉर्मल है। नॉर्मल जो ओपीएम है वो 30% के आसपास के ही है, इतना हमें ध्यान रखना है, तो हमारी उम्मीदें उसके अकॉर्डिंग रहेगी। आगे चलिए इसको देखिए जरा, और यहां पर भी इसको नोट करिए, ईयरली पीएनएल को देखिए, और यहां पर इसको ध्यान से देखिए, यहां चेंजेस क्या हुए थे। 2020 तक जो है वो कंपनी का समय अच्छा नहीं था, अगर आप देखेंगे लॉस भयंकर है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट बहुत देना पड़ता था, अदर इनकम भी जा रही थी, क्योंकि उसमें बहुत से चेंजेस हुए थे, पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी कंपनी की। 21 के बाद में आप देखिए चीजें बदलनी शुरू हुई। अब आपकी रिवेन्यू देखिए कितनी है, और आप प्रॉफिट्स में आने शुरू हो गए। अब आप देखिए यहाँ पे आपके प्रॉफिट्स, ये देखिए यहाँ पे आपके प्रॉफिट्स आने शुरू हुए, और 24 आते आते आपने सबसे अच्छा 1000 करोड़ का प्रॉफिट भी पोस्ट कर दिया। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस कंपनी को कवर किया था तो इसकी मार्केट कैप लगभग 4500 करोड़ थी, और आज मार्केट कैप लगभग 18,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो 4000-5000 करोड़ से आप 20,000 करोड़ या 18,000 करोड़ आ रहे हो, तो आपने प्रॉफिट्स अच्छे करे तभी आ रहे हो, वरना आप नहीं आते। आगे समझिए इसको, क्या यहाँ पे कोई मेजर ग्रोथ है, ऐसा हमें नोट करना होगा और समझना होगा कि है या नहीं। देखो सेल के अंदर कोई ऐसी मेजर ग्रोथ नहीं हुई है, प्रॉफिट्स के अंदर हुई है, वो ग्रुप में रीस्ट्रक्चरिंग होने की वजह से हुई है, इसलिए यहां पे प्रॉफिट्स बढ़ते, ईपीएस बढ़ता है, ईपीएस बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है, सिंपल बात है। स्टॉक प्राइस ईजियर अच्छा क्यों है, इसी वजह से है। लेकिन इसकी रियलिटी अभी स्टॉक प्राइस की मैं आपको और दिखाऊंगा आगे। रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ खास नहीं है, ये मैं नोट करना होगा, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी और सेल में कुछ खास नहीं है, स्टॉक प्राइस बढ़ा है क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़े थे। आगे समझिए यहां पे रीस्ट्रक्चरिंग क्या हुई थी वो देखिए, 2019 का डाटा है ये वाला आपके पास। बोरोइंग्स को ध्यान से देखते जाइए, और बोरोइंग्स यहां तक आप नोट करिए कितनी थी, ये 2020 में देखिए और 19 में देखिए, यहां से चेंज होना शुरू हुआ। अब यहां पे डेट आपके कम होते हुए सिर्फ अभी 3700 करोड़ के लगभग है, और इसमें से भी लॉन्ग टर्म को देखना है हमें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं देखनी है। वो लगभग 3200 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स है। ये इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो यहां से इसका टर्न अराउंड हुआ था, और इसी वजह से देखिए आप चीजें बदलनी शुरू हुई। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां पर मैं अगर लेके जाऊं वापस आपको प्रॉफिट्स में, तो यहां पे भी आप देख सकते हैं वो चीजें कैसे बदली थी, आपको यहां पे साफ साफ वो दिख जाएगा। आप एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिए,
इंटरेस्ट का पेमेंट है, यहां तक आप देखते जाइए कितना हैवी इंटरेस्ट पे हो रहा था, ये देखिए। और इसके बाद भी आप देखेंगे अब चेंजेस होने शुरू है और इंटरेस्ट का पेमेंट देखिए कितना कम हो गया है। उसका रीजन क्या था, आपने डेट हटा दिए तो आपके साथ ये चीजें जो है वो सुधरनी शुरू हो गई और उसके लिए इन्होंने कुछ प्लांट्स भी बेचे और अपनी एसेट्स भी बेची थी, वही रिफ्लेक्ट हो रही है अदर इनकम में, क्योंकि लॉस भी हुए थे ना उसमें, इसके लिए। अब आओ यहाँ पर इसको देखो जरा, ये हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, किसकी इन्फॉर्मेशन है भाई, ये शेयर होल्डिंग की। तो शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर कौन है भाई, जेपी है, जेपी एसोसिएट। कितनी परसेंट होल्डिंग है, लगभग 24% होल्डिंग है। एफआईआईज क्या कर रहे हैं, एफआईआईज ने रिसेंट में लास्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है। कौन सा क्वार्टर, मार्च तक का डाटा है, जून का भी आया नहीं है मेरे पास। डीआईएस ने भी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम करी। लेकिन मुझे नेगेटिव रेड फ्लैग क्या लगता है, 25 लाख 26 लाख लोगों का इंटरेस्ट जब इस स्टॉक में आ चुका है, वही आज के कुछ साल पहले जाता हूं तब देखिए इंटरेस्ट कितने लोगों का था। अब जरा यहाँ आइए 2020 के अंदर इंटरेस्ट कितने लोगों का था, 3 लाख 4 लाख। और उसके बाद में 22 आते आते क्योंकि स्टॉक रैली कर चुका था, इंटरेस्ट 15.5 लाख लोगों का हुआ। वापस स्टॉक रैली कर चुका है तो 25 लाख लोगों का, 25.5 लाख लोगों का इंटरेस्ट आ चुका है। क्या इन्होंने सबने एनालिसिस करके यहाँ पे पैसे लगाए या दाव लगाए या गैम्बलिंग करी है, जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेक्निकल पे चलते हैं, कंप्लीट पिक्चर समझिएगा। अगेन रिमाइंडिंग, देयर इज नो बाय सेल रिकमेंडेशन, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। और इसकी डिटेल रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन नहीं है ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आइए, तो दिस इज द डाटा जो आपको पता होना चाहिए, जो आपकी आंखों में धूल ना झोंके, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। समझ लीजिए यहाँ क्या थी, सच्चाई क्या है। तो सच्चाई और हिस्ट्री को समझिए। ये जेपी पावर का टॉप था लगभग 80 रुपए के आसपास का, 2010 का। 2010 में जिसने 80 रुपए पे लगाया उसको पूछो कैसा लग रहा है, ही विल गाइड यू कि लगता कैसा है जब 15 साल बाद भी स्टॉक आज वहां से 80 रुपए का आधा भी नहीं मिल रहा है अभी तक। तो ये चीजें वही आपको बता सकता है जिसके पास उस तरह का पेन हुआ हो। तो इसलिए ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना होता है, हमेशा हमें चीजें सोच के समझ के करनी होती है। देयर वाज अ डाउन ट्रेंड के बाद में एक बेस बिल्डिंग के बाद में एक ब्रेकआउट के बाद में एक नया ट्रेंड जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में पता चल रहा है। क्या पेनी स्टॉक्स में कोई ऐसी हम टेक्निकल नॉलेज लगाकर या फंडामेंटल नॉलेज लगाकर कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं? देखो उसमें आप चाहे टेक्निकल लगा लो चाहे फंडामेंटल लगा लो, कोई परफेक्ट वहाँ पे सेटअप नहीं बैठता है। वहाँ पे एक ही चीज़ होती है कि आपने टेक्निकल सेटअप के अकॉर्डिंग वहाँ लगाया, अपना पैसा कमाया और कमाए हुए को वहाँ छोड़ दिया। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे स्टॉक्स होते हैं, मानो हमने 1 लाख रुपए लगाए किसी कंपनी में और हमने 2 लाख रुपए कमा लिए, तो जो बचे हुए कमाई है हमारी वो उसी में पड़ी रहती है, वही लॉन्ग टर्म में ग्रो करती है अगर उसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं टेक्निकल बेसिस पे लूँ और वो स्टॉक डबल भी हो गया उसके बाद मैं बेचूँ भी ना, तो आप रिस्क ले रहे हो क्योंकि वो वापस भी आ सकता है। ऐसा होता है, हुआ है और होता रहता है। अभी एक लॉन्ग टर्म जोन से निकला है, अच्छी चीज़ है। अब अगर ध्यान से दो तो ये जो प्राइस अभी इसके आए हैं, ये प्राइजेस 2014 में थे, तो ये लगभग यहाँ पे आए हैं तो लगभग 2025 और 11 से 12 साल बाद में प्राइजेस टच हुए हैं। तो मंथली चार्ट पे ऐसा होता है तो अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे तो ये रिसेंट में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, उसका ब्रेकआउट यहाँ हुआ है, लेकिन वो रेजिस्टेंस जोन इतना मायने नहीं रखेगा क्योंकि आप इमीडिएटली एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास हो। अब प्रॉब्लम यही होती है पेनी कंपनीज में कि यहाँ पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं। अब हमें वो छोटे लगते हैं लेकिन एक्चुअल में वो 5% 10% के होते हैं, क्योंकि 2 रुपए में 5% क्या हुआ, 1 रुपया, 10% क्या हुआ, 20 रुपए में 5% क्या हुआ, 1 रुपया, और 10% 2 रुपया हुआ। तो हमें वो छोटे लगते हैं बट एक्चुअली वो छोटे नहीं है, परसेंटेज टर्म्स में वो 5 से 10% के होते हैं। अब इसको नोट कर लिया आपने। क्या मंथली चार्ट का ट्रेंड खराब है? मैं तो नहीं कह सकता, ट्रेंड इज बुलिश, मेरे हिसाब से क्लियर ट्रेंड बुलिश है और यहाँ पे एक बड़े इस रेजिस्टेंस जोन से निकलने की तैयारी करता हुआ भी नजर आ रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। देखो ये आप एक इस रेजिस्टेंस जोन से निकलने की तैयारी करता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन ये हमें मंथली ट्रेंड पता चला, अभी डेली और वीकली ट्रेंड और देखना बाकी है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि यस ट्रेंड इज बुलिश, ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए यहाँ पर आते हैं, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ और लगाता हूं। देखो मैंने एक ईएमए लाइन लगाई है, ये ईएमए लाइन जेपी पावर के लिए लॉन्ग टर्म संजीवनी ईएमए लाइन है। संजीवनी ईएमए लाइन का क्या मतलब क्या हुआ? देखो ये कौन सी ईएमए लाइन है, ये मैं आपको बताऊंगा हमारी टेलीग्राम रिपोर्ट पे। ओके, टेलीग्राम यहाँ पे लिख लो, टेलीग्राम रिपोर्ट। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम रिपोर्ट में बताऊंगा कौन सा ईएमए है ये। इस ईएमए लाइन के पहले ऊपर आ नहीं रहा था, देखो लगातार नीचे था मंथली चार्ट पे, और फिर जैसे ही इसके ऊपर आया अब ये इसके नीचे नहीं आ रहा। रिसेंट में भी यहाँ सपोर्ट, पीछे भी यहाँ सपोर्ट और पीछे भी यहाँ सपोर्ट। ये इस ईएमए लाइन को फॉलो कर रहा है, यानी लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए ये ईएमए लाइन का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है जो मंथली चार्ट देख रहे हैं, हमें ऐसा अनुमान लगता है। ध्यान रखिएगा, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, ओनली इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन। इतना क्लियर हुआ। अब आइए वीकली चार्ट पे चलते हैं, जरा उसको जरा एक बार ध्यान से देखिएगा और इसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लीजिएगा, पता चलेगा। इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट, रिसेंट
रीसेंट ट्रेंड देखेंगे तो देखो सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन एक चीज नोट करो, यहां पे जो रीसेंट का ये स्विंग है दिस इज अ डायरेक्ट स्विंग। अब जिसने इस बेस ब्रेकआउट के ऊपर उसमें बाय करके देखा था या उसने काम किया होगा किसी ने भी, तो उसका तो जरूर थोड़ा बहुत यहां पे मूवमेंट कैप्चर हुआ है उससे, लेकिन ये इतने बड़े रेजिस्टेंस के पास आके आप अगर डायरेक्ट काटते हो तो जो शॉर्ट टर्म के मोमेंटम प्लेयर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट खत्म होता है और वो सोचते हैं कि फटाफट इसमें से पार्शियल तो ले ही लो कुछ ना कुछ। जो स्मार्ट प्लेयर है वो क्या सोचते हैं, पार्शियल ले लो। क्यों? क्योंकि आप सीधे निकले हो, एक रेजिस्टेंस को आपने रेस्पेक्ट नहीं दी, वहीं आप इस रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा रुक के चले जाते हैं तो अच्छा काम होता। इसको मैं प्रूफ करता हूं कैसे, अब जरा इसको यहां पे ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। जब जब सीधी तेजी बनी है तब तब क्या हुआ वो हमें नोट करना है, ठीक है? उसको मैं अभी आपको नोट करवाता हूं, इसको जरा एक बार नोट करिए, ध्यान से देखिए। यहां से देखो एक सीधी तेजी बनी, उसके बाद क्या होता है, मोमेंटम प्लेयर क्या सोचते हैं कि एक बार निकल जाओ क्योंकि यहां पे या तो स्टॉक रुकेगा या फिर गिरेगा। तो देखो फिर एक काफी हफ्तों का एक कंसोलिडेशन हो जाता है और कोई बड़ा यहां पे ट्रेंड नहीं बनता। अगेन सीधी तेजी बनी, फिर आया, फिर से ऐसा हुआ, अगेन सीधी तेजी, अगेन फिर साइडवेज और कंसोलिडेशन। अब देखो अच्छा ब्रेकआउट क्या होता है, ये होता है कि इस रेजिस्टेंस जोन को यहां पे रेस्पेक्ट मिली और फिर जब निकला तो एक प्रॉपर बढ़िया ट्रेंड बना और वहां पे मोमेंटम प्लेयर आते हैं। क्या मोमेंटम प्लेयर अब यहां पे हैं? मेरे हिसाब से शायद वो मिस कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हो गया हमारा काम। मोमेंटम प्लेयर यहां से या तो चले जाते हैं या फिर वो खा पी लेते हैं या नहीं आते हैं अगर किसी को फ्रेश आना है तो। इतना पता चला। अब यहां पे क्या देखो, जब भी सीधी तेजी बनती है तो क्या होता है, ध्यान से आप देख लो, सीधी तेजी बनने के बाद में ये सीधा, और अब आपके पास पीछे हिस्ट्री है वो बता रही है कि क्या क्या हुआ है। इसको हम डेली चार्ट पे एक बार और कन्वर्ट करते हैं, फिर हम माइंडसेट समझेंगे कि स्मार्ट प्लेयर्स का माइंडसेट क्या रहा है। अब देखो डेली चार्ट पे भी यहां से भी जब सीधी तेजी बनी थी तो फिर नीचे है हमारे, मैंने आपके साथ यहां पे एक वीडियो भी शेयर किया था कि ये यहां पर रुकता है, रुक के जाता है तो ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए भी। रुका नहीं, सीधा आया और फिर नीचे आके सपोर्ट तोड़े तो यहां पे हमारा जो भी कोई भी तरह का ट्रेड होता है तो वो क्लोज होता है। वापस ट्रेड कब बनता है, अभी वापस से बेस बिल्डिंग हुई, वापस आया, वापस कोई रेजिस्टेंस को काटे तो वापस से एक मोमेंटम प्लेयर्स जो है वो अपनी ट्रेडिंग करते हैं और अपने अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट्स लेते हैं। तो अभी रिसेंट में क्या हो गया ये हमें पता चल गया। तो हम क्या कह सकते हैं, अभी वीकली और डेली चार्ट पे थोड़ा सा ओवरबॉट का सिनेरियो जो है वो क्रिएट होता है, डेली चार्ट पे ज्यादा हो रहा है। मंथली चार्ट बुलिश है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब आइए हम माइंडसेट समझते हैं प्लेयर्स का, डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स का, कि वो क्या सोच रहे होंगे और हमें क्या उसमें चीजें मिल सकती है। तो उसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूं, यहां पे समझिए उसको। तो ये मैंने व्हाइट बोर्ड ओपन किया है, इसको जरा एक बार आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। लुक एट दिस, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है। हम सब बात करते हैं कि कोई एक कंपनी जो है वो डेली चार्ट पे मान लीजिए इस टाइप से बिहेव कर रही थी, अचानक वो ऐसे ऊपर आई और यहाँ पे जो दो रेजिस्टेंस थे उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया। ओके, तो अब इस टाइप की कंपनीज में डेली चार्ट पे क्या होगा, हमें एक चीज पता चली कि मोमेंटम प्लेयर यहाँ पे क्या करेंगे, मोमेंटम वाले कहेंगे भाई हम लोग नहीं आएंगे। मोमेंटम वाले प्लेयर्स ऐसे ब्रेकआउट्स को रेस्पेक्ट नहीं देंगे क्योंकि वो सीधा निकला हुआ है। फिर भी किसी की रिस्क टेकिंग है तो अलग बात है, वो अपने हिसाब से देखता है। तो ये मोमेंटम वाले हमारे पास क्लियर हो गए, नहीं आएंगे। दूसरा, जो कि ऑलरेडी यहां पे नीचे से मोमेंटम बने हुए थे, जो नीचे से मोमेंटम बने हुए थे वो क्या करेंगे, वो पार्शियल यहां पे बुकिंग जरूर करते हैं। इस टाइप के अगर चार्ट्स दिखते हैं, ये काल्पनिक चार्ट है, मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, इस टाइप के अगर चार्ट्स दिखते हैं तो वो पार्शियल बुकिंग जरूर करते हैं। जो सेफ होते हैं वो तो पूरा ही बुक करके जाते हैं। ये हमारे पास डेली चार्ट का एक पिक्चर हुआ, हम डेली लिख देते हैं यहाँ पे डेली चार्ट। तो ये एक इमेजिनरी डेली चार्ट है हमारे पास में, जहां पे एक डबल टॉप लगा हुआ था, वहां से स्टॉक नीचे आया, ऊपर आके इसका ब्रेकआउट किया, सीधा कर दिया। नीचे जो बेस बिल्डिंग हुई थी जिसने यहां पे लिया वो ऊपर डेफिनेटली बुक कर लेते हैं। ऊपर जो है मोमेंटम प्लेयर्स नई एंट्री करनी से थोड़ा बचना चाहते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि एक सीधा मूव आ चुका है, तो मोमेंटम वाले नहीं आते, ध्यान रखना। अब एक होते हैं पैनी कंपनीज में, एक इस टाइप के प्लेयर होते हैं पैनी कंपनीज में। किस टाइप के प्लेयर होते हैं, एक होते हैं जो होगा देखा जाएगा, ये प्लेयर होते हैं JHDH, जो JHDJ, ये होते हैं JSDJ, जो होगा देखा जाएगा टाइप प्लेयर। ये कहते हैं कि पैनी है, यही सोच के लिया है कि या तो इस पार या उस पार। उनके लिए मेरी एनालिसिस नहीं है, उनके लिए इस पार या इस पार वो देख सकते हैं, क्योंकि पैनी है, किसी को कुछ नहीं पता, स्पेकुलेशन पे काम है, अडानी लेगा नहीं लेगा किसी को नहीं पता है। बट यस, ट्रेंड अगर ओवरऑल बात की जाए तो अब मंथली ट्रेंड पे आओ, तो मंथली ट्रेंड ऐसा था, ओके, और वो इतने सालों बाद अगर इस टाइप से निकल रहा है मंथली ट्रेंड पे, तो यस मंथली चार्ट पे बुलिश है। लेकिन मंथली ट्रेंड पे जो ईएमए हमने बात करी थी, दैट ईएमए विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अब किसकी क्या कैपेसिटी है कि वो उस ईएमए तक देख सकता है नहीं देख सकता है, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल, ओके, एंड वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग केस में डिपेंड करती है। बट यस, ओवरऑल मंथली ट्रेंड बुलिश, डेली ट्रेंड बुलिश, वीकली ट्रेंड बुलिश, बट मोमेंटम प्लेयर्स मे नॉट बी लुकिंग एट दिस टाइप ऑफ चार्ट जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। आई होप आपको समझ आया है कि जेपी पावर पे अभी की सिचुएशंस क्या है। और बाकी अगर
डिटेल टेलीग्राम रिपोर्ट देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और वहाँ पे ईएमआई कौन सा है जो हमने यूज़ किया है वो भी मैं वहाँ पे रिपोर्ट में आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद होगी आपको वीडियो अच्छा लगा है। लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया, वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं 1 to 1, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इन एनालिसिस को, देखो अल्टीमेटली गेम तो सीखने पे ही आएगा और सीखने के बाद प्रैक्टिस होती है तभी आता है। और पैसा कौन कितना कमाएगा ये सब देखो आप कर्म कर सकते हो, कितना आएगा कितना नहीं वो ऊपर वाले के हाथ है, लेकिन हमें कर्म करना पड़ेगा। दिस इज और फर्स्ट स्टेप। तो सीखने के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। 1 to 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसकी कॉस्ट रहती है 44,000। मैं आपको पहले ही बता दूं 44,000 की कॉस्ट है। और ये 1 to 1 प्रोग्राम है जहां पे आप हमारे साथ 1 to 1 कनेक्ट होकर सीखते हो। अगर सीखना चाहो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर दीजिए, डिटेल आपको मिल जाएगी। अब बहुत से लोगों को ये तकलीफ है कि यार थोड़ी सी कॉस्ट उनके बजट के बाहर है, चिंता मत करिए, इसको अंडर 35 करने की मेरी कोशिश है रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू। बट उसमें सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस में आप अपने हिसाब से ही देखेंगे और कोशिश मैं कर रहा हूं कि उसको वैसे किया जाए। अभी फिलहाल ये 1 to 1 ही अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियो में अवेलेबल नहीं है। तो 1 to 1 जो सीखने का मौका है वो शायद आपके पास ये लास्ट मौका है, शायद मैं 1 to 1 क्लासेस बंद कर दूं और उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियोज ही रहे। अगर आप 1 to 1 सीखना चाहें तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं जल्दी ही और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरआई सर्विसेज के लिए व्हाट्सअप पे जाइए, हमारे इस नंबर पर संपर्क करिए या फिर हमारी वेबसाइट पर जाके भी आप संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो ये लिंक्स आपके सामने आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।